नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, कंट्री इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। यह विषय उस समय सबसे ज्यादा मायने रखता है जब कोई कंपनी अपने देश की सीमाओं से बाहर जाकर नए बाजारों में कदम रखना चाहती है। सरल शब्दों में कहें तो यह वही निर्णय है जो तय करता है कि किसी कंपनी का अगला बड़ा कदम किस देश में होगा, और इस एक फैसले से कंपनी की किस्मत बदल सकती है। इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसे बहुत सूझबूझ, डेटा और रणनीति के साथ करना पड़ता है। सबसे पहले ये समझिए कि कंट्री इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन का मतलब क्या है। इसका मूल उद्देश्य ये जानना है कि किस देश में प्रवेश करने से हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स जैसे बिक्री बढ़ाना, संसाधन हासिल करना, लागत घटाना या जोखिम बांटना को सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा। ये केवल ये देखने का काम नहीं कि देश बड़ा है या छोटा, बल्कि यह विस्तृत तरीके से उस देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, तकनीकी और कानूनी पहलुओं का आकलन करने की प्रक्रिया है। इस आकलन के बाद ही निर्णय लिया जाता है कि किस देश में कितना इन्वेस्टमेंट लगाया जाए और किस मोड से प्रवेश किया जाए, सीधा निवेश, जॉइंट वेंचर, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग या निर्यात। अब प्रश्न उठता है कि आखिर किसी देश का इवैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है। विद्यार्थियों, हर देश अपने साथ अलग अलग अवसर और रिस्क लेकर आता है। कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कहीं करेंसी क्राइसिस है, कहीं कल्चर बहुत अलग है, तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। अगर कोई कंपनी इन सबको स्टडी किए बिना सीधे निवेश कर दे तो उसका नुकसान तय है। इसलिए कंट्री इवैल्यूएशन के मुख्य कारण हैं। फर्स्ट, रिस्क मिनिमाइजेशन। अलग अलग देशों में अलग रिस्क होते हैं। इवैल्यूएशन से इन्हें पहले ही पहचान कर टाला जा सकता है। सेकंड, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कंपनी के रिसोर्सेज सीमित होते हैं। सही देश चुनने से रिसोर्सेज का सही उपयोग होता है। थर्ड, मार्केट पोटेंशियल का पता लगाना। कौन सा देश प्रोडक्ट के लिए सबसे बड़ा बाजार है, ये तभी पता चलता है जब हम उसका गहराई से अध्ययन करें। फोर्थ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एक सही देश कंपनी को सस्टेनेबल और स्टेबल ग्रोथ देता है। फिफ्थ, कंपेटिटिव एडवांटेज। अगर कंपनी सही समय पर सही देश में जाती है तो उसे कंपेटिटर्स से पहले एंट्री का फायदा मिलता है। कंट्री सिलेक्शन की प्रक्रिया। विद्यार्थियों, कंट्री सिलेक्शन स्टेप बाय स्टेप होती है। इसे आप एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। पहला चरण, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। कंपनी सबसे पहले उन देशों को हटा देती है जहां बिल्कुल भी बिजनेस संभव नहीं है, जैसे युद्ध चल रहा हो या सरकार पूरी तरह फॉरेन कंपनीज के खिलाफ हो। दूसरा चरण, पोटेंशियल मार्केट्स की पहचान। इसके बाद उन देशों को देखा जाता है जहां डिमांड होने की संभावना है। पॉपुलेशन साइज, पर कैपिटा इनकम और कंज्यूमर लाइफस्टाइल देखकर ये तय किया जाता है। तीसरा चरण, डिटेल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस। ये सबसे गहन चरण है। यहाँ कंपनी पेसल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करती है। पॉलिटिकल, सरकार स्टेबल है या नहीं, पॉलिसी सपोर्टिव है या नहीं, इकोनॉमिक, जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, करेंसी स्टेबिलिटी, सोशियो कल्चरल, कंज्यूमर का लाइफस्टाइल, वैल्यूज और ट्रेडिशंस प्रोडक्ट से मैच करते हैं या नहीं, टेक्नोलॉजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनेट पेनिट्रेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज कैसी है, लीगल, टैक्सेशन सिस्टम, लेबर लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एनवायरमेंटल, नेचुरल रिसोर्सेज और इकोलॉजिकल रूल्स। चौथा चरण, कंपेटिटिव एनालिसिस। ये देखा जाता है कि कंपेटिटर्स कौन है, उनका मार्केट शेयर कितना है और उनके प्रोडक्ट्स की स्थिति कैसी है। पांचवा चरण, रिस्क असेसमेंट। हर देश के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और लीगल रिस्क का एनालिसिस किया जाता है। छठा चरण, फाइनल सिलेक्शन और एंट्री स्ट्रैटेजी। अंत में कंपनी उस देश का चुनाव करती है जहां अपॉर्चुनिटी अधिक है और रिस्क मैनेजेबल है। फिर एंट्री मोड तय होता है, एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी। कंट्री सिलेक्शन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। विद्यार्थियों, आइए अब समझते हैं कि किन फैक्टर्स से यह चयन प्रभावित होता है। मार्केट साइज एंड ग्रोथ। बड़ा पॉपुलेशन और बढ़ती हुई डिमांड हमेशा अट्रैक्टिव होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। विकसित और इमर्जिंग इकोनॉमीज ज्यादा अवसर देती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, सपोर्टिव एफडीआई पॉलिसीज और टैक्स इंसेंटिव्स ज्यादा निवेश आकर्षित करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। स्टेबल डेमोक्रेसी ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, अच्छी रोड्स, एयरपोर्ट्स, डिजिटल सिस्टम्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज ऑपरेशंस को आसान बनाते हैं। कल्चरल कंपैटिबिलिटी, प्रोडक्ट उपभोक्ता की संस्कृति और लाइफस्टाइल से मेल खाना चाहिए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, लेबर कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और टैक्सेशन कम होना चाहिए। ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, पास के देशों में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होता है। लीगल फ्रेमवर्क, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन मजबूत होना चाहिए। कंपेटिटिव प्रेजेंस, कभी कंपटीशन डिस्करेजिंग फैक्टर होता है, लेकिन ये डिमांड का भी संकेत देता है। जब कोई कंपनी या व्यापारी किसी नए देश में अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, तो सबसे पहले जरूरी होता है उस देश का सही मूल्यांकन, जिसे हम कंट्री इवैल्यूएशन कहते हैं। इसके लिए 3 प्रमुख अप्रोचेज अपनाई जाती है। मैक्रो लेवल अप्रोच में हम देश को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। इसमें देश की इकोनॉमिक स्थिति, पॉलिटिकल सिस्टम, जनसंख्या संरचना और लीगल एनवायरनमेंट को समझा जाता है। जैसे जीडीपी कितनी है, सरकार कितनी स्थिर है और समाज का ढांचा व्यापार के लिए कितना अनुकूल है। ये अप्रोच ये तय करने में मदद करता है कि वो देश व्यापार के लिए सुरक्षित और लाभकारी है या नहीं। इसके विपरीत माइक्रो लेवल अप्रोच जमीनी सच्चाई पर ध्यान देता है। इसमें किसी विशेष इंडस्ट्री या मार्केट सेगमेंट की गहराई से जांच की जाती है। जैसे उस क्षेत्र में पहले से कौन से कंपेटिटर्स हैं, कस्टमर्स का व्यवहार कैसा है, वहां की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लोकल सप्लायर्स और ब्रांड लॉयल्टी का स्तर क्या है। इस दृष्टिकोण से हम ये जान पाते हैं कि उस सेक्टर में सच में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है या नहीं। और फिर आता है हाइब्रिड अप्रोच, जो मैक्रो और माइक्रो दोनों को मिलाकर देखा जाता है। यह एक संतुलित तरीका है जिसमें पहले देश की समग्र स्थिति का आंकलन किया जाता है और फिर उसी देश के भीतर उस खास क्षेत्र को गहराई से समझा जाता है। यही तरीका आज की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ज्यादातर अपनाती हैं, क्योंकि यह निर्णय को अधिक एक्यूरेट और प्रैक्टिकल बनाता है। जब कोई कंपनी किसी दूसरे देश में व्यापार शुरू करना चाहती है, तो उस देश का चुनाव यानी कंट्री सिलेक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है। लेकिन सिर्फ बाजार का आकार देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। देश के भीतर छिपे हुए रिस्क्स यानी संभावित खतरों को समझना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले आते हैं पॉलिटिकल रिस्क्स यानी राजनीतिक जोखिम। इसमें सरकार द्वारा अचानक कोई बड़ा फैसला लेना शामिल है, जैसे विदेशी कंपनी की संपत्ति को जब्त करना, व्यापार नीति बदलना या देश में सिविल अनरेस्ट जैसी स्थिति होना। ये सभी स्थितियां व्यापार को बाधित कर सकती हैं। फिर आते हैं इकोनॉमिक रिस्क्स, जैसे देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाना, मुद्रा का मूल्य गिर जाना या डेट क्राइसिस आना। इससे व्यापार की लागत बढ़ती है और लाभ घटता है। तीसरा होता है लीगल रिस्क्स। जब किसी देश में कानून स्पष्ट न हो, संपत्ति के अधिकार कमजोर हो या कॉन्ट्रैक्ट लागू करने की व्यवस्था ढीली हो, तो विदेशी कंपनियों को जोखिम होता है। कल्चरल रिस्क्स भी बहुत जरूरी है। अगर किसी देश में भाषा, धर्म या परंपराओं से टकराता हुआ उत्पाद लॉन्च किया जाए, तो वहां के लोग उसे अस्वीकार कर सकते हैं। इसे कहते हैं कंज्यूमर रेजिस्टेंस। आखिर में आते हैं ऑपरेशनल रिस्क्स, जैसे खराब सड़कों, बिजली की कमी या लॉजिस्टिक्स फेलियर्स की वजह से व्यापार में देरी और नुकसान होना। कंट्री इवैल्यूएशन सिर्फ सबसे बड़ा मार्केट चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सबसे सही मार्केट चुनने की कला है, जो कंपनी के उद्देश्यों, उत्पादों और संसाधनों से मेल खाता हो। जो कंपनियां सही मूल्यांकन करती हैं, वे जोखिम कम करती हैं, संसाधन बेहतर इस्तेमाल करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होती हैं। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कंट्री सिलेक्शन एक विकल्प नहीं, बल्कि सफलता की नेसेसिटी बन चुका है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।